हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 19 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा, देखिएगा। और हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है 26वें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प में है ज्ञानेश कुमार, अखिल कुमार, विवेक जोशी, संजय सेठ। तो सही उत्तर आपका रहेगा ज्ञानेश कुमार को राजीव कुमार के स्थान पर 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये जो है चुनाव आयुक्त थे, अभी इनका जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति हो गई है। तो डिटेल्स इसके बारे में देख लीजिएगा। ज्ञानेश कुमार बने हैं राजीव कुमार के स्थान पर 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। नियुक्ति की सिफारिश देखेंगे तो 3 लोगों के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनी थी। 3 सदस्यीय में कौन कौन शामिल था। पीएम मोदी उसमें शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन जिसे कहते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी थे उसमें शामिल। इस समय जो है विपक्ष का नेता संसद में है। उसके बाद आपके गृह मंत्री अमित शाह थे। तो ये सब आपको तीनों याद रखना है। गृह मंत्री अमित शाह थे। 3 सदस्यीय समिति के द्वारा जो है अब इनकी नियुक्ति की सिफारिश की जाती है कि किसको नियुक्ति होनी है। आप जानते होंगे जब विवाद हुआ था कि इलेक्शन कमीशन जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पीएम मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो जो सबसे जो वरिष्ठ जज होता है उसकी निगरानी में या उसकी अध्यक्षता में तीनों लोगों की एक समिति बनेगी जो ये सिफारिश करेगा कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन जो है कौन बनेगा। तो इसके बारे में कहा गया था, लेकिन भारत सरकार ने ये कानून लाया कि पीएम मोदी उसमें होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और गृह मंत्री उसमें शामिल होगा। तो अब ये नियम बनाया था, नया नियम, वो पहली नियुक्ति इनके इस नियम के तहत इस माध्यम से हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पिछले साल जो है मार्च से चुनाव आयुक्त के पद पर ये कार्य कर रहे हैं। तो ये चीजें हम आपको बता दी। अब देखिएगा 1 मिनट, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो चुनाव आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग कब स्थापित किया गया था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो कैसे याद करेंगे इसको। हर साल 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी तो पहले जो है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? सुकुमार सेन। ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुकुमार सेन। और फर्स्ट फीमेल सीईसी कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? तो ये भी आपको याद रखना है, बीएस रमा देवी। ये भी आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएस रमा देवी बनी थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा पूछा है या नहीं पूछा है। तो कौन बनी थी? बीएस रमा देवी। कब? 1990 नवंबर से दिसंबर तक ये रही थी। ज्यादा समय तक नहीं रही थी। 1990 में नवंबर में बनी थी, दिसंबर में इनका जो हो गया था। लेकिन पहला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ये कार्य कर चुकी हैं। तो इनके बारे में भी याद रखना है। अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। 324A के तहत इसकी जो है नियुक्ति होती है निर्वाचन आयुक्त के। तो इसके बारे में भी याद रखना। देखिएगा, पहले जब देश आजाद हुआ था, जब 1950 में इसका गठन हुआ था चुनाव आयोग का, तब उसमें जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, सिर्फ एक होता था, ना कि 3 होते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन आया था, 61वां CAA कब आया था? 1988 में आया था। लेकिन ये 1989 से प्रभावी हुआ था। तब इसमें क्या कहा गया था, जो 21 वर्ष है वोट देने की आयु, मतदान करने की आयु, वो अब 18 वर्ष कर दी जाएगी। तो जब 18 वर्ष किया गया तो उसमें कई सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई।
तब ये देखा गया कि अब एक लोग से काम नहीं चलेगा, अब ये इसको 3 लोग होना चाहिए। तो एक जो है इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ और 2 इसके जो है आयुक्त हुए। 1990 में फिर ये एक बार जो है ऐसा हुआ कि इसको एक ही लोग का बॉडी बना दिया गया था, एक ही उसमें व्यक्ति था। लेकिन फिर 93 से जो आप देखेंगे तो तब से लेकर के अब तक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। तो इसके बारे में सब डिटेल्स में आपको याद रखना है। इसका कार्यकाल देखेंगे आपका, देखिएगा थोड़ा सा जगह कम है, अगले पेज पे या तो ले लेते हैं। इसका कार्यकाल देखेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष तक, अगर ये 6 वर्ष तक कार्य करने लायक रहते हैं तो 6 वर्ष करते हैं, या तो 65 वर्ष। मान लीजिए इनका नियुक्ति 63 वर्ष में हुई है तो ये 62 वर्ष तक, 63 में हुई तो 65 तक काम करेंगे, यानी 2 वर्ष ये काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लीजिए इनकी नियुक्ति 60 वर्ष पर हो गई तो ये 65 तक पूरा कार्य करेंगे, यानी 5 वर्ष तक करेंगे। तो इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए जो है कितना हो गया, मान लीजिए इनका 52 पे नियुक्ति हो गई, निश्चित नियम तो है नहीं किस पे होगी नियुक्ति, 52 वर्ष पर उम्र पर इनकी नियुक्ति होगी, तो ये 6 वर्ष तक करेंगे। तो 52 6 कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ, सॉरी देखिएगा 52 और 6 बहुत, सॉरी 52 64 नहीं होगा, देख लीजिए कितना होगा, 58 होगा। तो याद रखना है, इस तरह से कुछ नियुक्ति होती है, इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होता है उस तब तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। तो इसके बारे में पूरा आपको हम बता दिए, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। बहुपक्षीय मतलब कई सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। कोमोडो, तो कोमोडो किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो आपको बताना है। ये 5वां है और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। विकल्प में है जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूएई। तो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, देख लीजिएगा डिटेल्स। इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो 2025 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ। अभी हम आपको इंडोनेशिया का बाली आपको लोकेशन दिखा देते हैं। 22 फरवरी तक यह आयोजन होने वाला है या चलेगा। विषय है इस वर्ष का इसमें शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। तो इस विषय के तहत इसको आयोजित किया जा रहा है, इस अभ्यास को कंडक्ट कराया जा रहा है। इस अभ्यास में अगर आप देखेंगे तो विश्व के जो बड़े देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सहित लगभग 39 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें जो आप देखेंगे 34 विदेशी युद्धपोत इस अभ्यास में और 18 इंडोनेशियाई नौसैनिक जहाज शामिल हैं। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। भारत जो है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में INS शार्दुल और एक P-8I विमान की भागीदारी की घोषणा की है। यानी INS शार्दुल गया है और एक P-8I विमान, तो इसकी भागीदारी की घोषणा भी हुई है। उद्देश्य इस अभ्यास का यही है, समुद्री अंतःक्रियाशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ हो रहा है, बाली में हो रहा है। ये आपका बाली है, कहाँ, इंडोनेशिया का बाली। आप देखेंगे यहाँ जकार्ता, यही कहीं आपका बाली है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। इंडोनेशिया का बाली एक द्वीप है। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा और वीडियो लाइक करते रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी देखिएगा, जो है किस भारतीय को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड यानी हॉनररी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको बताना है किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। विकल्प में है रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन, शक्तिकांत दास, एस जयशंकर। सही उत्तर आपका रहेगा एन चंद्रशेखरन जो है उनको ये मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये एन चंद्रशेखरन कौन है, तो टाटा के जो है टाटा समूह के इसमें चेयरमैन है। तो देखिएगा एन चंद्रशेखरन जो टाटा समूह के चेयरमैन हैं को यूके भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और भारत के जो व्यापार संबंध है उसको मजबूत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि जो है से सम्मानित किया गया है। यूके सरकार ने जो है 14 फरवरी 2025 को
मोस्ट एक्सीलेंट आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी सिविल डिवीजन के तहत इस सम्मान की घोषणा की है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एन चंद्रशेखरन के बारे में भी याद रखना है, टाटा समूह के वर्तमान में चेयरमैन है, ये आपके हैं एन चंद्रशेखरन। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उद्यमिता के लिए एआई पहल में कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बताना है कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है इसके तहत। सही उत्तर आपका रहेगा 1 लाख युवाओं को इसके तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। तो ध्यान रखना है। देखिएगा इसके बारे में, भारत सरकार ने जो है इंटेल इंडिया के सहयोग से उद्यमिता के लिए एआई पहल यानी एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव शुरू की है। किसने किया है? भारत सरकार के इंटेल इंडिया के सहयोग से भारत सरकार ने शुरू किया है। इंटेल इंडिया, ये भी आपको याद रखना किसके सहयोग से किया गया है। इसका लक्ष्य यही है 2025 तक 1 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उद्यमिता कौशल में जो है प्रशिक्षित करना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह पहल जो है देश भर में युवा उद्यमियों के बीच कौशल विकास को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने की जो है व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको जरूर होना चाहिए। कब तक के लिए लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख युवाओं को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उद्यमिता कौशल में जो है प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य है। अगला है, देखिएगा, चर्चा में रहा कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जो अभी चर्चा में था। तो आपको बताना है। विकल्प में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्यों ये चर्चा में था इसके बारे में भी अभी आपको बता देते हैं। तो सही उत्तर पहले आप जानिए। इसका सही उत्तर आपका रहेगा ये उत्तर प्रदेश के में स्थित है। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश है। तो भारत और नेपाल की सीमा के पास जो है कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य में 40 से 45 वर्षीय नर हाथी का शव मिला है। इसके कारण से ये न्यूज में था। तो देखिएगा कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा के मैदान में जो है एक संरक्षित क्षेत्र है। 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर का यह हिस्सा बना था और दुधवा टाइगर रिजर्व का यह मुख्य क्षेत्र है। इसके भी आपको याद रखना है। आप जानते होंगे दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको पता होगा। इसका ये जो है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन? कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आपको देखना है। कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है, ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है, नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। अगला है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक जो है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। तो किस देश में किया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में है, देखिए, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान। ये सिंगापुर है। फिलीपींस आपका सही उत्तर रहेगा। इसमें कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। तो कौन किया है इसके बारे में देख लेना है थोड़ा। इसका अनावरण जो है हर्ष कुमार जैन है, जो वहां भारतीय राजदूत हैं, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। 17 फरवरी को किया गया है। फिलीपींस के सेबू में जो है गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह कार्यक्रम भारत और फिलीपींस के बीच जो है राजकीय संबंधों का 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यानी जब भारत और फिलीपींस के बीच में 75 वर्ष हम लोग अपने राजनयिक संबंध के पूरा कर रहे हैं, तब ये जो है उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है इनकी मूर्ति का। किनकी? तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर। इनके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, हमको जहां तक लगता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राजनयिक संबंध है ये। तो ये देखिएगा आपका कहाँ हो रहा है? फिलीपींस में। तो फिलीपींस का आपका ये मैप है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी राजधानी मनीला होती है, ये ध्यान रखना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना है कहाँ आयोजित किया जाएगा। सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प देखिएगा, मॉस्को, रियो डी जेनेरियो, प्रिटोरिया, संघाई। सही उत्तर आपका रहेगा रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में।
ये घोषणा पहले हो चुका था कि जो है कहाँ आयोजन होगा, ब्राजील में होगा, लेकिन अभी इसका लोकेशन भी जो है घोषणा कर दिया गया है, रियो डी जेनेरियो में। तो रियो डी जेनेरियो में होगा, ब्राजील के। तो इसके बारे में 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2025 के अध्यक्ष के रूप में जो है ब्राजील का लक्ष्य वैश्विक शासन सुधार और वैश्विक दक्षिण देशों के बीच मजबूत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जब जून में होगा तो ये आपको याद रखना, सॉरी जुलाई में। ब्रिक्स की, अब ब्रिक्स के बारे में देखेंगे, ये देखिएगा ये गलत हो गया। ब्रिक्स, इसकी स्थापना जो है आपका 2009 में हुआ था। ब्रिक्स की ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन पहले इसमें शामिल थे, बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया था, तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। ये देखिए के यहाँ नहीं रहता है, इसको आपको याद रखना है। सदस्य देखेंगे तो इस समय इसके 11 सदस्य हो गए हैं, कहीं कहीं 10 भी आपको दिखेगा। तो 11 सदस्य हो गए हैं। ब्राजील देखिएगा, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश पहले थे ब्रिक्स में। अभी जल्दी ही मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया ये सब जुड़े थे। और अभी की बात 2025 में जनवरी में जो है इंडोनेशिया इसमें जुड़ने वाला 11वां देश बन गया था। तो ये आपको इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना कितने देश इसमें शामिल हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा। ये देखिएगा आपका ब्रिक्स, ब्रिक्स के में इतने जो देश हैं इसका आपको लोकेशन में आपको दिखा दिया गया है। यूएई, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये तो हो गया, इथोपिया यहाँ है, रूस, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये सब इसके देश हैं। तो याद रखना। देखिएगा सऊदी अरब इसमें कहीं कहीं ये लिखा रहेगा कि सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कजान में पिछला बार 2024 में मीटिंग हुआ था रूस के कजान में, तब वहां जो है ये शामिल नहीं हुआ था सऊदी अरब, इसीलिए सब लोग कह रहे हैं। लेकिन ये अपनी सदस्यता जो है प्राप्त कर चुका है, कहां से? ब्रिक्स से। अगला है देखिएगा, चर्चा में रहा खसरा, मीजल्स जिसे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मीजल्स खसरा रोग किस एजेंट के कारण होता है जो अभी चर्चा में रहा, क्योंकि यूएसए के टेक्सास में ये जो है तेजी से फिर से फैलने लगा है। तो विकल्प में प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण, कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, यानी फंगस जिसे कहते हैं। तो आपका सही उत्तर रहेगा वायरस के कारण ये होने वाला बीमारी है। कौन? खसरा, जिसे मीजल्स कहते हैं। तो देख लीजिएगा इसके बारे में, बहुत खतरनाक बीमारी है एक हिसाब से कह सकते हैं। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक है, वायरस है जो कम टीकाकरण दरों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के कारण अमेरिका, विशेष रूप से जो है टेक्सास देखेंगे, फिर से वहां से उभर रहा है, फैल रहा है वहां तेजी से। यह हम आपको पहले ही बता दिए ना। यह एक वायु जनित रोग है, अब इसको याद रखना है। वायु जनित रोग मतलब क्या? अगर आपको हुआ है, उसके आसपास जो वायु होता है उससे जो इफेक्ट होगा, उससे जो है उसके माध्यम से वायरस जो है लोगों को और फैल जाएगा। यानी आप कितना भी बचिए, आप अगर उस क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको प्रभावित बहुत आराम से कर सकता है मीजल्स, जो पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। ये आपको पैरामाइक्सो वायरस याद रखना है, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। पैरामाइक्सो वायरस जो सीधे संपर्क और हवा के माध्यम से फैलता है। अगर सीधे संपर्क उससे हो जाएगा आपका तो हो जाएगा, आपको मतलब उससे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन हवा के माध्यम से भी ये फैल सकता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यानी हवा में उड़ने वाले वायरस हो सकते हैं। ये वायरस आपका क्या करता है? श्वसन मार्ग जो होता है, श्वसन पथ, उसको संक्रमित करता है और गंभीर जटिलताओं और मृत्यु का कारण बन सकता है। लक्षण देखेंगे तो खांसी, बहती नाक, आपका लाल आंखें, मुंह में सफेद धब्बे, चेहरे और गर्दन पर दाने जो आपको दिखाई देते हैं। तो देख लीजिएगा इसको किस तरह से ये मीजल्स होता है कुछ। ये देखिएगा आपको किस तरह से दाने हो रहे हैं, शरीर पर धब्बे हो रहे हैं। तो ये होता है, बच्चों को खास करके ये इफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे जो है कम उम्र के होते हैं, कम उनकी जो इम्यूनिटी कम जो मजबूत होती है, इसलिए जब बच्चों को ज्यादा ये चपेट में लेता है। हालांकि ये कोई माने नहीं कि बच्चों को ही होता है, लेकिन ज्यादा करके बच्चों को ही इफेक्ट करता है। देखिएगा टाइम आपका हो गया है, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा और अपने मित्रों तक इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।